दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज लेके आए हम आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हर प्रतियोगी परीक्षा में इसके प्रश्न बने रहते हैं। अधिकतर हम इसको नहीं जान पाते इसलिए हमारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ट्रिग्नोमेट्री से बने प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में और आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा कि अधिकतर एग्जामों में क्या होता है कि आप प्रश्न को देखते हो और छोड़ देते हो। आप ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है, अर्थमेटिक से भी ज़्यादा बहुत से बहुत सरल है, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं इसलिए इसके प्रश्न नहीं हो पाते हैं। आज बिल्कुल सिंपल से मैं समझाऊंगा इसका बेसिक। ठीक, आज बिल्कुल बेसिक और इसके क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, एक दो क्वेश्चन कराए जाएंगे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप वाइज टाइप आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, पार्ट में वीडियो आएंगी, उन वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा। यानी आपके कांस्टेबल लेवल से अपर लेवल तक आपको सब कुछ समझाया जाएगा, यानी कैसे प्रश्न बनकर आएंगे और कैसे उन प्रश्नों को हल करेंगे। आज जो क्लास में समझाया जाएगा बिल्कुल बेसिक, क्यों कौन सी चीज़ कैसे कहाँ से बनकर आई है, कब ये किस चीज़ में बदली है, कब इसमें बदलाव आएगा, कैसे किस रेशो के आधार पर ये बटी होती है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आज जो कराया जाए आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डालें ताकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको समझाया जाए। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ठीक, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का तीन कोणों का मापन, यानी त्रिकोणमिति का मतलब यही है, या ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, मतलब है तीनों कोणों का मापन, यानी ट्रायंगल मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिर्फ इतना ही है कि तीनों कोणों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब तीनों कोणों में कौन से कोण, अब ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे में ऐसा ट्रायंगल हमें चाहिए जिसमें सारी भुजा जो है, जो साइड है वो स्पष्ट समझ में आ रही हो। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमने कोई और एंगल क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि राइट एंगल में सारी जो साइड है स्पष्ट समझ में आती है। तो राइट एंगल होता कौन सा है, राइट एंगल होता है जिसमें एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि हो तो ट्रिग्नोमेट्री हर किसी जिसका तीनों भुजाओं का कोण 180 डिग्री होगा हो तो सब पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन राइट एंगल हमने चूज करने का एक ही रीजन है कि यहाँ पर सारी भुजा जो है या साइड जो है वो स्पष्ट समझ में आती हैं। जैसे एक राइट एंगल बना लिया, तो राइट एंगल की पहचान है जिसमें एक एंगल यानी जहां एल बनेगा तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो जहां एक एंगल 90 डिग्री का आएगा वही राइट एंगल कहलाएगा, जिसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल। अब ये एंगल, अब इसमें क्या हुआ कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि 90 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल का हमें क्लियर नहीं हुआ है कि ये आपका कि 45 डिग्री का, क्योंकि 180 पूरा जो ट्रायंगल है वो तो 180 डिग्री होता है। अब ये तो 180 डिग्री, या तो 45 का है, 50-40 का है, या कम या ज्यादा का है। तो जब हमें किसी एंगल का पता नहीं होता या हम उसको ज्ञात नहीं कर पाते तो उसको जगह हम प्रयोग करते हैं थीटा डिग्री। यानी जैसे हम अर्थमेटिक या आपका दूसरा किसी चीज को जानने के लिए या हमें पता नहीं होता तो उसका मान वैल्यू रखने के लिए तो मान हम x का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसी प्रकार ये थीटा डिग्री कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ वही चीज है कि अलग कुछ नहीं है। थीटा डिग्री यानी कोई भी x की वैल्यू रखना, या माना x या माना a या माना b, कोई भी चीज मान लेते हैं, माना y, तो यहाँ पर जो माना है हमारा वो थीटा डिग्री है। यानी एंगल जो नपता है, यानी एंगल जो हम मानते हैं किसी वैल्यू को एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वहां थीटा डिग्री से करेंगे। तो थीटा डिग्री अलग कोई चीज नहीं। जब हमें इसका किसी थीटा डिग्री का प्रयोग भी वही है कि जब किसी उसका एंगल हमें ज्ञात ना हो तो हम वहां पर थीटा डिग्री मान लेते हैं।
ठीक है जी। तो देखिए ये 90 डिग्री का पता चला, तो एंगल का हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर थीटा डिग्री का प्रयोग कर लिया है। अब हम इनकी भुजाओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी भुजा को क्या कहेंगे। जैसे ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जब भी जहां 90 डिग्री होगा तो उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं हम कर्ण, जिसे आप हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, यदि कर्ण यानी के से भी शो कर सकते हैं और हाइपोटेनस से भी, यानी जो आपका ये जो विकर्ण बनकर आ रहा है कर्ण है, वो हाइपोटेनस से भी शो कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस। ठीक है, तो याद रहेगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, उसके सामने वाला जो वो साइड है, उसको क्या कहते हैं हम कर्ण कहते हैं, और ये दोनों से बड़ी भुजा होती है। देखो कर्ण, अब हमें कैसे पता चला बड़ी, याद कैसे रहेगा, तो देखिए महाभारत में भी सबसे बड़ा भाई का क्या नाम था, कर्ण। तो कर्ण जो है सबसे बड़ा, कर्ण याद रहेगा कि सबसे बड़ा कौन है, कर्ण। अच्छा, थीटा डिग्री जहां पे, क्योंकि थीटा डिग्री ये वाले भी हो सकता है, ये वाला पता ना हो, हमें यहां पे भी आना पड़े, तो देखिए जो थीटा डिग्री है, जहां थीटा डिग्री टिका होता है, याद रहेगा, जहां थीटा डिग्री टिका होता है या जहां से हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अब देखने वाला भी हाइट एंड डिस्टेंस पे आ जाएगा, देखने वाले भी जहां देखेगा वहीं एंगल बन जाएगा, वो भी अभी मैं ऐसे बनाऊंगा कि कैसे आप देख पाएंगे। तो जहां थीटा डिग्री टिका होता है उसे बोलते हैं हम बेस, यानी आधार। यह है बेस और यह है आधार। ठीक, अब थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब, यानी ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये हो सकता है ये वाली भुजा हमें यानी एंगल पता हो, ये वाला ना पता हो, तो जब ये वाला थीटा डिग्री यहां आ जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये वाला फिर लंब हो जाएगा। तो जिससे जहां थीटा डिग्री होगा, पहचान सिंपल, क्योंकि हमें आगे इन्हीं चीजों पे काम करना है, क्योंकि हमारे जो नियम हैं या जो फॉर्मूले हैं वो सब इसी पे आधार पर चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा यूज आएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इनकी वैल्यू पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हमें स्पष्ट यहाँ जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीज क्या है। मैं फिर से दोबारा पुनः बता देता हूं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, कर्ण महाभारत में सबसे बड़े भाई का क्या नाम था, कर्ण, यानी याद रखें सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, यहां पाइथागोरस प्रमेय में भी सबसे बड़ा क्या है उससे भी याद कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ट्रायंगल पे क्या चीज लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अब पाइथागोरस प्रमेय जब अब यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आप स्क्वायर हटा देते हो तो इधर अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इसके दोनों भुजा का योग का स्क्वायर यानी वर्ग किसके बराबर होता है, ये h के बराबर, यानी हाइपोटेनस के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है आपकी। ठीक है, जहां थीटा डिग्री टिका होगा वो आधार होगा और उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा ये, उसके बाद अब इन दोनों में तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके दोनों के वर्ग का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां तक जाना हमने। अब इससे आगे की चीजों को हम जानते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री होती है जहां अनुपातिक अंतर होता है, यानी ये जो भुजा होती हैं अनुपातिक होती है, एक दूसरे के क्या होती है, अनुपातिक होती है। ये भुजा कैसी होती है, एक दूसरे के अनुपातिक होती हैं। अब इन चीजों को हम जानेंगे। तो अनुपातिक का मतलब कैसे होता है, तो अनुपातिक ये और ये कैसी होती हैं, ये और ये भी अनुपातिक होती हैं। ये आपस में ये तीनों भुजाएं हैं, ये होती हैं एक दूसरे के अनुपातिक। जैसे हमने ये P है तो P अनुपातिक है तो P अनुपात H। अब P अनुपात H, अब अनुपात को हम कैसे रेशो में, यानी जो रेशो है ये रेशो बना हुआ है, तो रेशो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A अपॉन B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हमने A अपॉन B की फॉर्म में लिखा। अब A अपॉन B की फॉर्म में हमने इसको लिखा है, तो A अपॉन B की फॉर्म में लिखा, तो A अपॉन B की फॉर्म में लिखते ही ये हो गया आपका साइन। और एंगल का पता ना हो तो एंगल की जगह हम थीटा डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं।
एंगल का हमें पता ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई एंगल में होगा तो एंगल की जगह थीटा डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि P अपॉन H होता है हमारा साइन थीटा, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी ये आपका P और ये आपका H। मैं पुनः बता देता हूं कि ये जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, अनुपातिक हैं। जब भुजा अनुपातिक हैं, ये इसके अनुपातिक, ये इसके अनुपातिक, ये इसके अनुपातिक, ठीक है। जो अनुपातिक होती है तो हमने इसको और इसको लिया है, तो इसको और इसको लेने का ये है P अनुपात H। और अनुपात को कैसे लिखते हैं, A अपॉन B की फॉर्म में लिखते हैं। जब A अपॉन B की फॉर्म में लिखते हैं तो A अपॉन B P अपॉन H, और P अपॉन H होते ही ये बन गया आपका साइन। तो साइन एंगल का पता न होने के कारण हमने लिख दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यहां से हमारा ये पता चल गया, साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, यानी लंब बटे कर्ण। अब चलेंगे, देखो आपने पढ़ा भी होगा सबने, आपके स्टार्टिंग से ही पता चलता है साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। अब इनके अपोजिट भी होते हैं, तो अब हम काम करेंगे इस पर, क्योंकि पहले इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको राइट एंगल समझ में आ गया होगा। राइट एंगल का प्रयोग हमने यहां पर क्यों किया है, इसके अलावा कोई और एंगल का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो देखिए, एक होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपने लिखा है P अपॉन H। साइन के साथ साथ होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस के बाद आपका आता है टेन थीटा। ये सबको याद रहता है, इसमें याद करने की कोई जरूरत है। साइन कॉस टेन तीन ही होते हैं, तीन इसके अपोजिट 6 अनुपातिक होते हैं, ठीक है। ये कितने होंगे, तो 6 अनुपातिक होंगे, तीन तीन के अपोजिट। साइन कॉस टेन सभी को याद होता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना तो याद होता ही है। बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतना याद रह जाते हैं। अब ये जो है कि ये तो इसके अनुपात होता है कि ये दोनों में हो गया। मैं राइट एंगल फिर से बना लेता हूं एक, ठीक। अब ये इसका और इसका हो गया, तो ये होता है आपका आधार और हाइपोटेनस, यानी ये किसके अनुपातिक होता है, ये आपका आधार, ये हाइपोटेनस, और ये आपका परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब ये किसके अनुपातिक होता है, ये दोनों अनुपातिक होते हैं। अब आपका टेन क्या होता है, टेन ये वाला अनुपातिक होता है, तो P अपॉन B हो गया। आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं। याद करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे याद करेंगे। तो याद करने के लिए आप ये याद रहेगा कि स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं, तो जब आप यहां से P, ये इसके अनुपातिक P और H, ये इसके अनुपातिक और ये इसके अनुपातिक, ये तीनों ऐसे चेंज होते हैं, ठीक। ये इसके और ये इसके, ऐसे। इनको याद करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद, अपोजिट में इसके यानी नीचे आएगा हर हर बोल, ये भी यूज कर सकते हैं। लाल बटे कका भी यूज कर सकते हैं, लाल LL कका के ये भी यूज कर सकते हैं। लंब आधार लंब, कण कण आधार, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। बात एक ही और हिंदी इंग्लिश का फर्क है, ठीक। अब इनके अपोजिट भी होते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक। और भी बहुत सारे ट्रिक है आपको याद करने के, आसानी से वो भी याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे, अन्य चीजों को, अन्य को उसका भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके अपोजिट की बात करें तो अपोजिट, साइन के अपोजिट होता है सेक, और ये बस एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। ये यहां से आपको याद रहेगा, साइन साइन के, बस ये इतना याद करना पड़ेगा, साइन साइन के अपोजिट होता है आपका कोसेक। अब कोसेक का जो होता है, कोसेक जो होता है साइन के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो अपोजिट होगा, जैसे P अपॉन H है तो ये वो हो जाएगा H अपॉन P हो जाएगा। आगे पूछे, तो कॉस के अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा। अब सेक थीटा जो होगा, अब ये B अपॉन H है तो वो हो जाएगा H अपॉन आपका B हो गया, ठीक। अब जैसे टेन है तो टेन थीटा बराबर, टेन टेन का अपोजिट होगा कॉट,
तो कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा। तो टेन, टेन के अपोजिट कॉट, कॉट। अब ये P अपॉन बी है तो वो B अपॉन P हो जाएगा। ये बस एक दूसरे के उल्टे होंगे। आपको सिर्फ इतना याद करना है, सबको याद रहता है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। साइन जो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, या फिर आप अनुपातिक मैंने आपको समझाया उनसे भी याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी से याद रहेगा, आपको ही उसका ही प्रयोग नहीं करना है तो सिंपल पहले इसको यूज करेंगे, इसको ही करेंगे। दूसरी बात ये हो गया साइन, हो ये बनकर आ गया आपका साइन। उसके बाद हम कॉस की बात करें तो कॉस बनता है यहाँ से, यानी बेस और हाइपोटेनस। अब टेन बनता है परपेंडिकुलर और बेस को मिलाकर। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं याद करते तो इतना याद जरूर करना पड़ेगा। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो भी आपको, एक दो बार लिखेंगे तो भी याद हो जाएगा। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल सिंपल आपको एक एक बेसिक चीज समझा रहा हूं ताकि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे आपको कोई दिक्कत यहां से ना हो, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य का यही लक्ष्य है कि पहुंचाए आपके लक्ष्य तक। ये सारी जो चीज की जा रही है आपको स्पष्ट तरीके से जो बताया जा रहा है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, किसी भी अपोजिट संख्या में, किसी भी संख्या में उसके अपोजिट संख्या से मल्टीप्लाई करी जाती है तो 1 आता है। क्या आता है? 1। एक नियम यहां से बनकर आता है। तो देखिए, किसी भी संख्या में उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करी जाएगी, विपरीत संख्या से मल्टीप्लाई करी जाएगी तो ऑलवेज 1 आएगा। वो कैसे? देखिए, जैसे आपने 5 ले लिया, क्या ले लिया? 5 ले लिया। अब 5 को इसके विपरीत संख्या से, विपरीत क्या होगा भाई? हर किसी संख्या के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो विपरीत से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ऑलवेज 1 बचेगा। तो यहां से एक बात पता चला कि किसी भी संख्या में उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करी जाएगी तो ऑलवेज 1 आएगा। अब देखते हैं, चलिए। तो देखिए, साइन थीटा हमने यहां प्रयोग किया गया। अब साइन थीटा के, ये साइन थीटा है, अब साइन थीटा के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अपोजिट तो कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा हो गया। अब ये साइन हो गया, इसके अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसका मतलब इसके बराबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो, अब इसको प्रूफ करते हैं कि भाई ये वास्तव में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो साइन बराबर क्या होता है? P/H होता है। अब P/H होता है तो कोसेक बराबर क्या होता है? H/P होता है। तो P से P कट गया, H से H कट गया, तो 1 बचा। तो एक तो आपको जब कभी कहीं वैल्यू आपको लिखी मिलेगी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो आप उस वैल्यू की जगह यानी इतने के बराबर 1 लिखेंगे। ये वैल्यू लिखनी, क्योंकि सवाल जो होता है बड़ा होता है। सवाल जो होता है क्या होता है? बड़ा। तो वहां पर हम वैल्यू रख रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, छोटा करते हैं। तो याद रखेंगे साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साइन के अपोजिट क्या है? कोसेक है। तो कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जहां हमें ये पूरी वैल्यू ये लिखा मिलेगा या इसकी जो वैल्यू लिखी मिलेगी, दोनों थीटा बराबर होने चाहिए। दोनों थीटा क्या है? शर्त क्या है कि यहाँ पर जो थीटा एंगल है, यहाँ पर भी जो थीटा एंगल है, वो दोनों जगह बराबर होने चाहिए। तो क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। ठीक, एक तो ये है। ऐसे ही दूसरा क्या है भाई? साइन के बाद क्या आता है? कॉस। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस के अपोजिट क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हम इसकी मान रखेंगे, मान रखते ही क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। जैसे कॉस, तो कॉस बराबर होता है B/H गुणा H/B। B से B कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो 1। जहां कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा लिखा मिलेगा तो उस वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। याद रखेंगे कि ऑलवेज किसके बराबर होता है? 1, क्योंकि जिस संख्या के, कोई भी संख्या उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक कॉस पता चला, एक साइन, कॉस, और अब क्या आता है? आपका टेन। ठीक, 3 नियम तो आपके यहां से बन जाते हैं। तो देखिए, तीसरा क्या है? जैसे आपको बिल्कुल सिंपल है, मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। जैसे टेन, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन के अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1।
तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही रहेगी। tan क्या होता है p अपॉन बी गुणा b अपॉन p से p कट गया, ये बराबर b आ गया, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ क्या बचेगा 1। तो 3 नियम तो यहाँ पर बन के आते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, यानी इसके अपोजिट बराबर 1, तो कॉस थीटा जो सेक थीटा बराबर 1, तो tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से बन के आता है। ठीक है, तो या जहां जो वैल्यू, ये वैल्यू जहां पर ये जो वैल्यू है लिखी मिलेगी, तो उसके बराबर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो सवाल अपने आप ही, इतने बड़े को हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, अपने आप ही सवाल क्या हो गया छोटा हो गया। चलिए नोट जरूर कर लेना साथ के साथ, वरना आगे आपको दिक्कत होगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक है हमारा नंबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1। अब ये कैसे होगा, तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर तो अपोजिट भी नहीं है, तो अब ये देखेंगे क्या ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साइन बराबर क्या होता है, तो p अपॉन एच स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस कॉस क्या होता है b अपॉन एच स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, उसके ऊपर क्या है p, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर, ठीक, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि p एच स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या बचा फाइनली 1। तो याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला नियम आपका ये हो गया, इसके भी 3 नियम हैं। ठीक, अगले पे पहुंचे हम, यहाँ से आगे बढ़ता है। तो ये आपके क्वेश्चनों को बहुत छोटा करेंगे, इनसे ही आप याद कर पाएंगे, आसानी से हो जाएगा और बहुत ही सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वही चीज़ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बस। ठीक, अगला क्या है, जैसे आपने ले लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसका आपने 1 ले लिया है। चलिए अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो सेक बराबर क्या होता है, अब यदि याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाई आपको ये तो पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कहते हैं हम b अपॉन एच है, तो ये याद नहीं है, या तो ये है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखकर इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया है एच अपॉन बी, ये स्क्वायर माइनस टेन तो हमें पता ही है, p अपॉन बी होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम चेक कर रहे हैं कि 1 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ये क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब ये प्लस है इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1 बचा। तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, एक इसका तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा होता है इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आप पहुंचे हम आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको भी चेक करेंगे तो देखिए कोसेक अब क्या है कि यदि हम क्या कर साइन का पता होना चाहिए, साइन हमारा क्या होता है पी अपॉन एच होता है। यदि डायरेक्ट भी याद नहीं है तो इससे आपको याद हो जाएगा, तो ये होगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस कॉट होता है। अब कॉट भी हमें नहीं पता है तो ये हमें पी अपॉन बी होता है, तो पी अपॉन बी को उल्टा कैसे लिखेंगे, बी अपॉन पी लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर है। तो ये फाइनली ये आ गया हमारा P तो नीचे आ गया, पी स्क्वायर बराबर ऊपर आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर के बराबर। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर से कट गया, क्या बचा फाइनली 1 बचा। इससे संबंधित हम एक दो प्रश्न करते हैं भाई, प्रश्न करेंगे तो ताकि आपका समझ में आ जाए कि कैसे इनका प्रयोग किया गया। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लिए। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए देखो, जैसे अब हमने ये जो नियम पढ़े हैं, जो आपको रूल्स आपने नोट किए हैं, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनकर आएंगे, एक या दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिख लो, अच्छा रहेगा। उसके बाद है फाइंड करना है आपको साइन थीटा, फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, ठीक है भाई, साइन थीटा बराबर है 4/5 के, तो फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हमें इसको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो हमने तरीके पढ़े हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए आपको ये पता है साइन, अब साइन में जब तक हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ना पता हो, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस को जानेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है, साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन एच के। जब P अपॉन एच के होता है तो ये होता है 4/5। अब 4/5, अब देखें तो 4/5 का मतलब ये है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमारा ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है, ये होता है बेस। तो हाइपोटेनस क्या है 5, ये है, परपेंडिकुलर क्या है 4, ये है, अब बचता है 3। तो ट्रिपल एड में हमने सीखा था कि जब एक भुजा 3 एक भुजा 4 तो एक 5 हो, या 4 और 5 दे रखी है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 3 होगी। नहीं तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे अपना वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी ये कितना है 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमें बेस तो है नहीं। तो ये क्या करेंगे, इधर जाके कैसे करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे, ये होगा 5 पंजे 25 और ये माइनस हो गया 16 बराबर बी स्क्वायर। तो ये कितने के आ गया 9 स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो 3 बराबर बी के। तो 3 की वैल्यू हमने ट्रिपल एड से लिख दी है, 3 1 4, तो अगली भुजा कितनी होगी 5। तो ये जो 3 लिखा गया ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा गया है। चलिए अब ये सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल। अभी क्या है, जब हमें इनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट हमें पता होंगी तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे साइन है तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है, पहले इनकी वो वैल्यू लिख लो, तो P अपॉन एच होता है, प्लस कॉस बराबर क्या होता है B अपॉन एच होता है, ठीक। टेन बराबर होता है P अपॉन बी होता है, और कॉट बराबर B अपॉन P होता है। अब देखिए
या तो इनकी वैल्यू अब लिख सकते हैं, वैल्यू नहीं लिख रहे तो आप जो सवाल जहां तक सॉल्व कर सकते हैं तो वहां तक सॉल्व कर लिए। तो देखिए ये आ गया आपका एस, तो नीचे एच और एलसीएम एच आ जाएगा, तो ये होगा पी अपॉन बी अपॉन, ये तो सिंपल चेंज नहीं होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले लेंगे, तो यहां पर भी डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब एच यहां आ रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको हम प्लस करके लिख देंगे, तो डायरेक्ट भी वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए पी कितना है 4 और बी कितना है हमारा 3 और h कितना है 5। अब ये जो वैल्यू है देखिए P4 B आपका 3, ये 3 और ये आपका 4। ठीक, अब ये जब हो गया तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये हो गया 7/5, ये होगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 बटे आपका 4 तिया 12। अब बिल्कुल सॉल्व सिंपल करेंगे, 7 5 का आ जाएगा नीचे, 16 और 5 कितना हो गया आपका 16 और 9 हो गया आपका 25 और 12 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 12 सत्ते 84 और 25 पंजे 125, ये हमारा आंसर। जब अब ये वैल्यू आपको याद होंगी तो आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे और डायरेक्ट भी उतना रखेंगे जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ही डायरेक्ट इसको आंसर तक पहुंच जाएंगे, फिर हम इन वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर तो हम इसको लिखेंगे और वहां तक लिखेंगे डायरेक्ट जहां तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इनका प्रयोग, जो हमने चीजें सीखी हैं तो इनका यूज यहां पर सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उनके बिना हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये वैल्यू हम जब तक नहीं रख पाएंगे जब तक सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैं आपको इस पर समझा रहा हूं लेंथी तौर से। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ कि ये चीजें ऐसे इनमें बदलाव आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम एक और। चलिए, जैसे है 3 sec थीटा इज इक्वल टू 5, तो 3 sec थीटा इज इक्वल टू 5 लिखा है, फाइंड करना है हमें, फाइंड है 2 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन 5 cot थीटा, 5 cot थीटा, ये चीज यहां पर दे रखी है। ठीक, तो सॉल्व करिए, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए इसे बनाने की। चलिए, तो पहले हमें यहां से ट्रायंगल की वैल्यू के, जिसमें ट्रायंगल की तीनों वैल्यू को हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई पे पहुंच जाएगा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/3 और sec बराबर होता क्या है, तो sec बराबर ये होता है हमारा b/h होता है, तो ये h/b हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद कर लेंगे क्योंकि ये किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है। पहले तो आप ऐसे याद कर लें, फिर इसके जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये वैल्यू हमें पता चली, तो ट्राइंगल पर हमें रखने पर ज्ञात हो गया, तो h 5 है, ये 3 है, ये h बराबर है, ये b बराबर है, तो p बराबर कितना रहा होगा 4। पहले वाले क्वेश्चन में से 3, एक भुजा 3 एक 4, तो एक कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए, अब इसको हम डायरेक्ट रखेंगे तो 2, अब ये होता है P/B, तो P/B, तो P की वैल्यू कितनी 4 और B की कितनी है 3, प्लस 3 है तो 3 रख लिया। अब साइन होता है P/H, तो P/H रख लिया हमने। चलिए, तो 5 cot क्या होता है भाई, tan होता है। अब ये इसके अपोजिट हो गया, क्योंकि tan के अपोजिट क्या होता है cot, जब tan की वैल्यू यहाँ रखी हुई है तो इसकी वैल्यू भी हम उल्टी रख लेंगे, 3/4 आ गया। ठीक जी, चलिए, 4 दूनी 8/3 प्लस 4 तिया 12 बटे 5 ही आ गया। ठीक, इसके नीचे आ गया आपका 15/4। अब 15/4 आ गया आपका,
ठीक, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 40, 5 छट्टे 40, 12 × 36, 36 बटे और 5 × 15, 15/4। इसको मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए 40 और 36 हो गया 76। अब 15 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच गया। 15 ऑलरेडी नीचे है ही 15, और ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो 15 15 ये कटेंगे तो है नहीं, कट जाए तो हम काट लेंगे, नहीं तो उस पूरी वैल्यू को लिख लेंगे। तो 15 15 225, यह आ गया 304। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम अभी क्या है कि हमने पहले में उन वैल्यू को लिखा, दूसरे में उस वैल्यू की जगह डायरेक्ट हमने जो उसकी जो वैल्यू जो परपेंडिकुलर बेस आधार उसको छोड़कर डायरेक्ट हमने ये जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखा। आगे इससे भी हम इसको शॉर्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आपको बेसिक बहुत जानना ज़रूरी है। तो आज आप बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे और 1-2 क्वेश्चन ये मैंने आपको कराए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन बुक्स या कहीं और से मिले उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसी ही वीडियो आप आगे चाहते हैं कि सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।